नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है कच केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एल्केन, इसके बारे में समझेंगे। इसमें हम काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। आज आईयूपीएसी नाम को समझेंगे, इस प्रकार आईयूपीएसी नाम कैसे रखे जाते हैं इसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर एल्केनों के नामकरण। एल्केनों के नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति। तो एल्केनों के समस्त समजात श्रेणी का सूत्र होता है वो CnH2n+1 होता है। किसी यौगिक का आईयूपीएसी नाम दो भागों को मिलाकर बनता है। प्रथम भाग को हम क्या कहते हैं? पूर्व लग्न, प्रीफिक्स कहते हैं। दूसरा भाग जो होता है, द्वितीय भाग, उसको हम सफिक्स कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं। पूर्व लग्न जो होता है वो पहले लगता है और अनुलग्न जो बाद में लगता है। पूर्व लग्न कार्बन परमाणुओं की सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। पूर्व लग्न क्या बताता है कि कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखला है वो कितनी बड़ी है, कितनी लेंथ है उसकी। जैसे मैथ तो 1 कार्बन का होगा, एथ 2 कार्बन का होगा, प्रॉप 3 कार्बन का, ब्यूट 4 कार्बन का, पेंट 5 कार्बन का, 6 हेक्स 6 कार्बन का और हेप्ट 7 कार्बन का होता है। ऑक्ट माने 8 कार्बन का होता है। नॉन होता है वो 9 कार्बन का होता है और डेका 10 कार्बन का होता है। अनुलग्न क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करता है तथा प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए एक निश्चित अनुलग्न होता है। ये श्रेणी के यौगिकों के लिए अनुलग्न n, इस श्रेणी के समूह में n है, एल्केन n है। अतः इस श्रेणी के यौगिकों का आईयूपीएसी नाम एल्केन रखा गया है। जैसे मैथेन, मैथ में n लगाया है, अनुलग्न मैथ में n लगाया, तो n लगाने समय मैथ में n लगा तो मैथेन 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन में पेंटेन, 6 कार्बन होता है हेक्सेन, 7 कार्बन होता है हेप्टेन, 8 कार्बन होता है ऑक्टेन, 9 कार्बन होता है नॉनेन और 10 कार्बन होता है डेकेन। ठीक है, तो इस प्रकार अब आता है सबसे लंबी श्रृंखला का नियम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला का नियम रूल देखते हैं कि जब किसी दिए के कार्बन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी लगातार श्रृंखला का चयन करते हैं, जो सबसे लंबी होती है उसका चयन करते हैं। यौगिक को इन एल्केन का व्युत्पन्न मानकर नाम रखते हैं। तो एल्केन का व्युत्पन्न मान लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं। लगातार श्रृंखला सीधी और टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। लगातार जो श्रृंखला कैसी हो सकती है, या तो सीधी हो सकती है या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। जो लगातार श्रृंखला मतलब पूरी लाइन। लगातार श्रृंखला सीधी या टेढ़ी या ब्रांच्ड हो सकती है। चयनित श्रृंखला को जनक, पेरेंट या मुख्य श्रृंखला कहते हैं। जो हमने चयन करी है ये श्रृंखला को, जैसे हमने इसमें चयन किया है, इसमें चयन किया है, इसमें चयन किया है, उसे हम मुख्य चयन या जनक कहते हैं। जनक हाइड्रोकार्बन का नाम देती है। जनक क्या होती है? वो जनक हाइड्रोकार्बन का नाम देती है। जनक श्रृंखला में सम्मिलित होने वाले कार्बन परमाणुओं को पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी श्रृंखला कहते हैं। तो प्रतिस्थापी श्रृंखला इसमें ये वाली है, CH3 है, इसमें प्रतिस्थापी ये है CH3, इसमें प्रतिस्थापन ये है CH2 CH3। ठीक है, तो जो प्रतिस्थापी या पार्श्व श्रृंखला समझ गए, मेन जनक श्रृंखला समझ गए आप। तो इस प्रकार से हम चयन का कर लेते हैं। यदि समान लंबाई की 2 कार्बन श्रृंखलाएँ संभव हों, 2 कार्बन श्रृंखला जो समान लंबाई की हों, जैसे कि ये लंबाई बराबर है, ये लंबाई बराबर है, तो अधिक से अधिक पार्श्व श्रृंखला युक्त कार्बन श्रृंखला को चयन करते हैं। जिसमें अधिक से अधिक ज़्यादा कार्बन हो वो वाली श्रृंखला को चयनित करते हैं। जैसे कि इसमें हमने इस तरह की ये श्रृंखला चयनित कर ली, ये चयनित करी और इधर ये वाली चयनित करी। तो अब बताइए इसमें कौन सी ज़्यादा चयनित होगी, कौन सी ज़्यादा चयन होती है? कि ये सही है, इसमें ज़्यादा कार्बन होंगे, इसमें कार्बन कम है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। ठीक है,
अब 5-5 कार्बन है, दोनों बराबर हैं, लेकिन फिर भी ये वाली श्रृंखला ज़्यादा सही है। क्यों सही है? क्यों है? यदि समान लंबाई की 2 कार्बन श्रृंखला संभव हो तो अधिक से अधिक पार्श्व श्रृंखला, जिसमें अधिक पार्श्व श्रृंखला हो, वो वाली हमें श्रृंखला को चयनित करना चाहिए। तो इस वाली में जो है, इसमें पार्श्व श्रृंखलाएँ कितनी है? 1 2 3, 3 पार्श्व श्रृंखलाएँ, जबकि इसमें कितनी पार्श्व श्रृंखलाएँ? 1 और 2, 2 ही पार्श्व श्रृंखलाएँ। तो अधिक पार्श्व श्रृंखलाएँ वाली जो है वो उसे चयनित करना चाहिए। इसके बाद आता है मुख्य जनक श्रृंखला का अंकन करना, उसे नामांकन करना, नंबरिंग देना। तो नंबरिंग कैसे दी जाती है वो भी हम देख लेते हैं। नंबरिंग देने के लिए देखो, इस तरह से ये श्रृंखला है, तो इस श्रृंखला में नंबरिंग हमने 1 2 3 4 5 करके दी है। अब हम इधर से भी 1 2 3 4 5 दे सकते थे, लेकिन ये मेथड गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें पार्श्व श्रृंखला देखनी है। पार्श्व श्रृंखला कितने पहले आती है या कम कार्बन नंबर पर आ जाती है। इधर से हम देखेंगे तो इस पार्श्व श्रृंखला जो है वो चौथे नंबर कार्बन पर आ रही है, जबकि इधर से जो करेंगे इस साइड से करने पर नंबरिंग ये दूसरे नंबर के कार्बन पर आ जाती है। तो ये इधर से करने पर ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही दूसरे में देखते हैं एग्जाम्पल में। इसमें लॉन्ग चेन हमने देख ली 7 कार्बन की है। अब 7 कार्बन की तो इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो हमने पहले मान लीजिए इधर से करा, इधर से करने पर हमें कौन से नंबर पर एक पार्श्व श्रृंखला मिलेगी? 2 3 4 5, 5वें नंबर पर मिलेगी, जबकि इधर से करने पर हमें इधर से मिलेगी 3 नंबर पर मिलेगी। तो इसी पार्श्व श्रृंखला कम कार्बन नंबर पर आ रही है, इसलिए से यह नंबरिंग सही है। मुख्य श्रृंखला में 2 या अधिक पार्श्व श्रृंखलाएँ या प्रतिस्थापी श्रृंखलाओं के होने पर कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिस ओर से प्रतिस्थापी श्रृंखलाओं की प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग न्यूनतम हो। प्रतिस्थापी संख्याओं का योग जो प्रतिस्थापी की स्थितियों का योग कैसा है? इसमें 2 है दूसरे नंबर कार्बन पर, इधर से तीसरे नंबर कार्बन पर, इधर से 5 नंबर कार्बन पर। अब सबका योग कर लिए, कितना आया? 10। कितना आया? 10 आया। जबकि इधर से अगर हम गिनते हैं इसको, तब ये 5 नंबर पर कार्बन पर आ रही है, ये 4 नंबर पर कार्बन पर आ रही है, ये 2 नंबर कार्बन पर आ रही है। ठीक है, सबकी अलग अलग आ रही है। 4 2 और 5, इन 2 4 और 5 इनका हो रहा है 11 योग। तो ये नंबरिंग गलत हो जाएगी, ये नंबरिंग सही हो जाएगी। ठीक है, प्रतिस्थापनी जो है उनकी कौन से कार्बन पे उनका नंबर जो है उस नंबर को योग कर लेते हैं। योग जिसमें कम आता है उसी को हम सही मानते हैं। एक ये भी है। अब अगला देखते हैं प्रतिस्थापियों का पार्श्व श्रृंखलाओं का नामांकन किस प्रकार करेंगे? जब योग में केवल एक प्रतिस्थापी या एक का साइड चेन हो, तब हमें क्या करना है? पहले तो नामांकन कर लेना है। नामांकन हमें किधर से करना है कि जिसका जो साइड चेन है उसका नंबर जो वो कम वाली की तरफ हो। इसमें 2 पर आ रही है, तो अब हम इसका नामांकन कैसे करेंगे? 2 मैथिल लिखकर, क्योंकि दूसरे नंबर में मैथिल ग्रुप है, 2 मैथिल और कितने कार्बन है? 4, ब्यूटेन। ऐसे ही इसमें तीसरे नंबर पर साइड चेन आ रही है, तो ये 2 एथिल पेंटेन। ठीक है, इस प्रकार यदि जब यौगिक में समान प्रतिस्थापी समूह अनेक बार आ रहे हों, एक ही ये समान है और कई बार आ रहे हों, जैसे यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 2 बार आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि नंबरिंग उधर से करनी है जैसे कार्बन संख्या कम आ रही है, जैसे तीसरे नंबर पर आ रही है। अगर ऐसे करते हैं तो हमें कौन से नंबर पर आती? चौथे नंबर पर आती पहली, और दूसरी चौथे और 5वें नंबर पर आती। चौथे 5वें पे जब आती, चौथे 5वें तो 4 और 5 कितने हो गए? 9। और इधर से आ रही है कितनी? तीसरे चौथे पर आ रही है, तीनों चारों के साथ, तो यही सही है नंबरिंग। दूसरी बात कि समान कार्बन है तो क्या करेंगे? तीसरे नंबर पर समान कार्बन है, चौथे नंबर पर, तो 3 और 4, 3 4 डाई मैथिल हेप्टेन। एक ही कार्बन पर 2 साइड चेन है, तो 2 2 डाई मैथिल 2 2 अच्छा इधर भी 4 पे भी है, तो ट्राई मैथिल है, लेकिन 2 पर 2 है और 4 पर 1 है, तो 2 2 4 ट्राई मैथिल पेंटेन। जब यौगिकों में भिन्न प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होते हैं,
भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी, अब पहले तो एक जैसे होते, अब साइड चेन अलग अलग है, CH3 है और इधर C2H5 है। तब क्या करेंगे, तो जो कम होगा एथिल और मेथिल, एथिल मेथिल में ए पहला आता है और ए पहला आएगा और मेथिल एम बाद में आता है। तो पहले एथिल वाला नाम लिखेंगे 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। इसमें देखिए इसमें 2 पर मेथिल है, 3 पर मेथिल है और 4 पे एथिल है, तो एथिल पहले ही आएगा। 4 एथिल 2,3 डाई मेथिल हेक्सेन। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 3 पर CH3 है और 4 पर C2H5 है, तो 4 एथिल 3 मेथिल हेक्सेन। यदि विभिन्न रासायनिक समूह मुख्य कार्बन संख्या के दोनों सिरों से बराबर दूरी पर हों, इधर से बराबर दूरी पर हों और इधर से दूरी पर हों तो कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिस ओर से एल्किल समूह में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो। ठीक है, एल्किल समूह में कार्बन परमाणु की संख्या कम हो। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या किस में कम है, अब देखो इधर से भी हमने करा तब भी इधर से ऐसे ही आ रहा है, इधर से करेंगे तब भी ऐसे ही आ रहा है, मतलब 3 और 4 पर ही आएगा। अब 3 और 4 का जोड़ कर 7 आएगा, चाहे इधर से निकलने जाएगा 7 आ रहा है। तो अब समस्या आ गई, अब हम किधर से करा जाएगा, उधर से जिसमें प्रतिस्थापनी जो संख्या है उसमें कार्बन परमाणु कम हो। इसमें कार्बन परमाणु CH3 में कम है, इसलिए हमें इस साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। जब यौगिक में उपस्थित प्रतिस्थापी समूह में स्वयं पार्श्व साइड चेन उपस्थित हो, यौगिक में उपस्थित प्रतिस्थापी समूह में पार्श्व साइड चेन उपस्थित होने पर इसकी श्रृंखला का अलग से अंकन करते हैं। साइड चेन होती है उस अलग से अंकन करते हैं। मुख्य श्रृंखला में इसकी अंकन संख्या को कोष्ठक के बाहर तथा जटिल प्रतिस्थापी समूह के नाम को कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल को देख लीजिए, जैसे कि ये श्रृंखला है, तो ये श्रृंखला है, इसमें 10 कार्बन है, 10 कार्बन में एक साइड चेन है, ऊपर एक ये साइड चेन है। साइड चेन जो है इसमें भी साइड चेन में भी साइड चेन है। तो साइड चेन को जो साइड चेन है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि एक अलग से इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 हमने नंबरिंग कर ली उसमें, और इस इधर हमने 10th कर लिया। और 5वें नंबर पर साइड चेन है, उधर ऊपर वाली में दूसरे नंबर पर साइड चेन है 2। तो ऊपर वाले में कितने हैं, दूसरे पर 2 मिथाइल रखे तो 2 डाईमिथाइल हो जाएंगे, प्रोपेन 2 डाईमिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा उसका। लेकिन 2 डाईमेथिल प्रोपेन हो जाएगा नाम, और नीचे वाली का जो नाम होगा वो 5 पर आ रहा है साइड चेन, तो 5 2 डाईमेथिल प्रोपिल ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या है डेसिथोटेकेन, बस इस तरह से लग जाता है। एल्केनों में समावेशिता आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की समझ आ जाती है, चेन आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है इसे भी देख लेते हैं हम आज। इस चेन आइसोमेरिज्म में क्या है कि एल्केनों में ये समावेशिता कार्बन श्रृंखला की संरचना में अंतर के कारण होता है। किसके अंतर के कारण, कार्बन श्रृंखला की संरचना में अंतर कारण, जो कि सीधी या पार्श्व युक्त हो सकती है। प्रथम 3 एल्केन अर्थात मेथेन, एथेन और प्रोपेन, इनकी समावेशिता या आइसोमेरिज्म नहीं होते हैं। शेष जो बचते हैं उनकी वो आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। जैसे कि एल्केन का नाम है, चौथे नंबर पर होता है C4H10, तो ये 2 समावेशिता दिखाती है, 2 आइसोमेरिज्म दिखाती है। C5H12 3 समावेशिता दिखाती है। C6H12 5 समावेशिता दिखाती है। C7H16 9 समावेशिता दिखाती हैं, और C8H18 समावेशिता दिखाती हैं। इस प्रकार समावेशिता की संख्या है। तो पहला देख लेते हैं C4H10 कितनी समावेशिता, 2 समावेशिता दिखाती है। किस कौन कौन सी, एक तो एन ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन, 2 समावेशिता दिखाती है। ऐसे ही C5H12 जो है वो 3 समावेशिता दिखाती है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, 3 समावेशिता दिखाती है। इसके बाद आता है C6H14 जो होती है वो 5 समावेशिता दिखाती है। एक तो है नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, 2 मेथिल पेंटेन जिसे हम कह सकते हैं। अगर 3 पर लग जाता है मेथिल तो 3 मेथिल पेंटेन बन जाएगा। दोनों ही आइसो हेक्सेन है, लेकिन बस क्या है कि इसमें 2 मेथिल पेंटेन है और ये 3 मेथिल पेंटेन है। ये वाला क्या बनता है 2 3 डाईमेथिल ब्यूटेन,
2,3 डाईम्यूटिल ब्यूटेन, और ये बनता है 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन, 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके होते हैं। अब आती है क्वेश्चन आंसर। इसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी हमें क्या करना है, इनकी IUPAC नाम लिखने हैं, ये नाम दिए हुए हैं, इनकी संरचनाएं बनानी है। ठीक है, तो ये नाम जो दिए हुए हैं संरचनाएं दी हुई हैं, इनके नाम लिखे हैं। तो नाम इस तरह से लिखेंगे। पहला हो जाएगा 4 एथिल 3 मेथिल हेक्सेन, 4 पे एथिल और 3 मेथिल हेक्सेन। दूसरा ये हो जाएगा 3 4 डाई एथिल, 3 4 डाई एथिल, क्योंकि ये एथिल है, ये एथिल है। 3 4 डाई एथिल 2 5, 2 पर और 5 पर, 2 5 गलत हो गया, जरा दोबारा से देख लेते हैं। नंबरिंग जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करी गई है। तो इसमें क्या है, 3 पर एथिल है और 4 पर एथिल है। 2 3 4 डाई एथिल 2 5 डाई मेथिल हेक्सेन, इस तरह से। इसका नाम क्या है होगा, 1 2 3 इस 4 इस प्रकार से नंबरिंग है इसमें। तो 2 आइसोप्रोपिल, 2 पर क्या है, आइसोप्रोपिल है जी, 2 पर आइसोप्रोपिल लगा हुआ है। 3 पर मेथिल लगा हुआ है और 1 पर क्या है, ईन, तो ब्यूटीन 1 या ब्यूट 1 ईन, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आता है 1 फेनिल प्रोपेन, इसका नाम क्या है, 1 पर फिनाइल ग्रुप लगाओ तो देन 1 फेनिल प्रोपेन। अब ये दिया हुआ है संरचना बनानी है, तो जो नाम दिए थे उनकी ये संरचनाएं हैं। ये 5-1-2 डाई मेथिल प्रोपिल नॉनेन का है, ये 1 साइक्लो प्रोपिल पेंटेन का है, 1 पर साइक्लो लगा हुआ है और प्रोपिल पेंटेन साइक्लोप्रोपिल है, ये है साइक्लोप्रोपिल। ब्यूटा 1 ईन 3 आइन, तो ब्यूटा मतलब 1 4 कार्बन, जरा 1 पे ईन, 1 पर ईन मतलब 1 पर डबल बॉन्ड, 3 आइन, तीसरे नंबर पर आइन, तीसरे नंबर पर 3 बॉन्ड। अब IUPAC नाम लिखने हैं, तो ये ये दिए हुए हैं, इनके IUPAC नाम लिखने हैं। लिखो भाई IUPAC नाम, ये दिया हुआ है। तो इसमें हमने किस प्रकार से करा है नंबरिंग, कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, तो इस प्रकार से किया हुआ है। तो 3 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है, तो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। और ये कैसे बना है, 3 एथिल 2 4 डाई मेथिल पेंटेन। कैसे नंबरिंग कैसे दी है हमने, ऐसे ऐसे 4 5, तो पेंटेन है, 5 है तो पेंटेन हो गया। 3 पर एथिल है, 4 पर मेथिल है, 3 एथिल, 2 पर भी है 2 4 डाई मेथिल। ये साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लो 1 पर साइक्लोप्रोपिल है और प्रोप और 1 इन, 1 पे इन, साइड डबल बॉन्ड है। इसमें कैसे नंबरिंग दी हुई है, इसमें जो नंबरिंग दी हुई है इस तरह से दी हुई है। तीसरे पर मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है, तो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 2 पर क्या दिया हुआ है, साइक्लोपेंटिल दिया हुआ 3 नंबर पर, और 1 पर क्या इन दिया हुआ है, तो साइक्लोपेंटीन 3 साइक्लोपेंटीन ब्यूटीन 1। एल्केनों के जो स्रोत होते हैं, वो एल्केनों के कुछ मुख्य स्रोत पेट्रोलियम होते हैं, उनसे निकलने वाली प्राकृतिक गैसें होती हैं, पृथ्वी के नीचे दबे पाए जाते हैं। पेट्रोलियम में एल्केन हाइड्रोकार्बन के तुल्य C1 से C40 का मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से 80% मीथेन
13% इथेन, 3% प्रोपेन और 1% ब्यूटेन होती है और कम मात्रा में N2H2 और CO2 पाई जाती है। कोल गैस में ये 32% मीथेन पाई जाती है। मीथेन दलदली स्थानों पर भी पाई जाती है। वनस्पति और जीव यहाँ जहाँ ये वनस्पति तथा जीव पदार्थों के कीटाणुओं को का विच्छेदन करके प्राप्त होती है। एल्केन की सामान्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? सामान्य विधियाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण से हमें प्राप्त होती है। एल्कीन है, एल्कीन का जो हाइड्रोजनीकरण करते हैं निकल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमें एल्केन हमें प्राप्त हो जाती है। एल्किल हैलाइडों से, एल्किल हैलाइड जो होते हैं उनका जब जिंक कॉपर युग्म या एल्कोहल तथा एल्कोहल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया होती है इनका हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होता है, तब ये एल्किन प्राप्त होती हैं। या फिर इसमें जब ईथर की उपस्थिति में लिथियम LiAlH4 के जैसे हाइड्रोलाइज होता है, अपचयित की जाती है, तब हमें एथिन प्राप्त होती है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया द्वारा डाई एल्किल जिंक, फ्रैंकलिन अभिकर्मक को कहते हैं डाई एल्किल जिंक। इसके साथ जब एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है तब हमें एल्केन की प्राप्ति होती है। यही डाई एल्किल जिंक है। इसकी जब एल्किल हैलाइड के साथ RI के साथ जब क्रिया होती है तब हमें एल्केन हमें प्राप्त होते हैं। बोट्स रिएक्शन में क्या होता है कि इस ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ जब क्रिया होती है तब हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है कोरेहाउस संश्लेषण द्वारा। कोरेहाउस जो होती है उसमें क्या होता है कि इसमें मेथिल ब्रोमाइड है, तो उसमें लिथियम के साथ रिएक्शन होगी और बन जाएगा लिथियम मेथिल बन जाएगा और लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा। लिथियम मेथिल की क्रिया जब क्यूप्रस आयोडाइड के साथ क्रिया होगी तब लिथियम डाई मेथिल कॉपर बन जाएगा और लिथियम आयोडाइड बन जाएगा। लिथियम डाई मेथिल कॉपर की क्रिया जब एथिल ब्रोमाइड के साथ होगी तब प्रोपेन बनेगा, मिथिल CH3Cu बनेगा और लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है। गिरगनार्ड रिएजेंट भी इससे भी हमें प्राप्त होता है। एथेन कैसे? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड गिरगनार्ड रिएजेंट को कहते हैं और सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से जल एल्कोहल अमोनिया की क्रिया करके एल्केन देते हैं। कैसे करके देते हैं? देखो, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये तो हो गया गिरगनार्ड रिएजेंट। वाटर के साथ जब क्रिया करेंगे तो एथेन देंगे और मैग्नीशियम क्या देंगे? MgOHI ये देंगे। अगर CH3 MgI के साथ जब क्रिया होगी तो C2H5OH जब क्रिया होगी तो मेथेन देंगे